हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कल आपने विभव के बारे में देखा। दो बिंदु के कारण स्थितिज ऊर्जा, तीन बिंदु के कारण स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखा आपने, और एक आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखा। बाह्य विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब अपन क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि धारिता में पहले जानने से पहले कुछ टॉपिक और है, थ्योरी के पार्ट वो पढ़ लेते हैं। पैराविद्युतांक पदार्थ, पैराविद्युतांक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आप पहले एक ध्यान से देखिए कि पैराविद्युतांक पदार्थ। और दूसरी बात यह है बच्चों, मैंने क्या 12th क्लास में एक अब वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, या जिसको बोलते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चैप्टर के संबंधित प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। और अब आपका ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम था स्थिर विद्युत विभव व धारिता। अब इसके जो वीडियो वो प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, तो आपको ढूंढने की इतनी समस्या नहीं आएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और डायरेक्ट वीडियो को जो भी देखना वो देखिए। उससे संबंधित कोई चीज़ छूट जाती है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत है, तो आप कमेंट के माध्यम में लिख दीजिए कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बारे में अपन क्या करते हैं, पैराविद्युतांक पदार्थ वो देखते हैं। ध्यान से देखिए, मैं आर्किटेक्चर की तरफ समझा रहा हूं। तो पहले देखते हैं पैराविद्युतांक पदार्थ। पैराविद्युतांक पदार्थ, पैराविद्युतांक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड। उससे पहले इसकी परिभाषा याद करते हैं। पैराविद्युतांक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपन में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होते हैं, परंतु विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि खुद से पैराविद्युतांक पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करते हैं। जब कोई बाह्य स्रोत जब जोड़ दिया जाता है तो वो विद्युत प्रभाव के गुण उत्पन्न करते हैं। ऐसे समझो कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, पर वो प्रभाव जरूर उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा का। और वो कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अध्रुवीय, पदार्थ, एक आपका पार्ट हो जाता है ध्रुवीय पदार्थ। ठीक है। तो पहले आप इसकी जब परिभाषा बनाए तो आपने ये देखा कि पैराविद्युतांक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करने देते, परंतु विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उससे ये हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, दूसरे एग्जाम्पल और भी परिभाषा बना सकते हो कि पैराविद्युतांक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो स्वयं विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु जब कोई बाह्य स्रोत के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ऐसे भी बोलते हैं पैराविद्युतांक पदार्थ। या पैराविद्युतांक पदार्थ वो होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, परंतु विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसे पैराविद्युतांक पदार्थ करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अध्रुवीय पैराविद्युतांक पदार्थ, एक होता है ध्रुवीय पैराविद्युतांक पदार्थ। तो ध्यान से देखिए कि अध्रुवीय पैराविद्युतांक पदार्थ और ध्रुवीय पैराविद्युतांक पदार्थ में क्या अंतर है। ध्यान से देखिए, तो इसका जो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। O2 H2 CO2, यहां एग्जाम्पल लेते हैं अपन HCl H2। इनके डायग्राम बनाते हैं। O2 है तो एक तो यह अणु है, एक ये पास पास में अणु, एक अणु का यह है, एक का यह है, ये भी O है तो यह है।
अब ये दोनों जब मिलाते हैं तो ये O2 का निर्माण करते हैं। ये हो गया H प्लस, और ये पास में भी है, ये भी H प्लस। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? H2। इसी तरह ये CO2 है, तो CO और ये क्या जाएगा? O। तो ये तीनों जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? CO2। इसमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ध्रुवीय परावर्तनांक पदार्थ में जबकि अणु धनावेश और ऋणावेश का केंद्र वो क्या होता है? संपाती होता है या नहीं होता है, ये आपको डिस्कस करना है। इसमें क्या हो गया? ये इसका उल्टा हो जाएगा, HCl। तो H और ये पार्ट होगा Cl, H प्लस में है, Cl माइनस में है। इस तरह से व्यक्त करते हैं। H2O, तो ध्यान से देखिए, H और ये हो जाएगा आपका H ये हो जाएगा O। ये ऋणात्मक में है, ये धनात्मक में है, और ये आपका पार्ट हो जाएगा सिंबल। इसमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। तो अध्रुवीय परावर्तनांक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश व ऋणावेश का केंद्र का संपाती एक ही हो, अलग अलग ना हो। इसमें क्या है? इस एक ही डायग्राम में एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, एक क्लोराइड से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोक्लोराइड होता है HCl, ये कंपाउंड है यौगिक। तो इस एक ही डायग्राम में एक ही लाइन में दो पार्ट जुड़े हुए हैं, तो इसका जो धनावेश और ऋणावेश जो केंद्र है ये तो होता है संपाती। ध्यान से देखिए, इनमें जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है H प्लस और Cl माइनस के जो दो बिंदु हैं वो आपस में जुड़े हुए एक ही रेखा पे, तो ये तो होता है संपाती, और ये संपाती नहीं होते, ये अलग अलग है। तो इसके वे अणु जिनके धनावेश व ऋणावेश केंद्र एक ना होकर अलग अलग हो या संपाती नहीं हो, और यहाँ क्या होते हैं? संपाती होते हैं। जो संपाती होते हैं उसे तो बोलते हैं ध्रुवीय परावर्तनांक पदार्थ, और जो संपाती नहीं होते उसको बोलते हैं अध्रुवीय परावर्तनांक पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में H2O2 CO2, और ध्रुवीय परावर्तनांक पदार्थ का एग्जाम्पल क्या गया? HCl H2, ये आपके हो गए एग्जाम्पल। अध्रुवीय परावर्तनांक पदार्थ में विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, और ध्रुवीय परावर्तनांक पदार्थ में विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। ये आपके पार्ट हो गए। तो आपको ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, या पूछ लेते हैं कि अध्रुवीय परावर्तनांक ध्रुवीय परावर्तनांक के कोई दो उदाहरण दीजिए या इनकी परिभाषा दीजिए, तो आपको डायरेक्टली ये बता सकते हो। ये आपके सामने है। तो आपको ये याद करना है कि इनके जो संपाती केंद्र है वो एक नहीं होते हैं, इनके संपाती केंद्र एक होते हैं। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को, और आगे बढ़ते हैं। धारिता, कैपेसिटर जिसको बोलते हो धारिता, ये आखिरकार इसका क्या योगदान है, ये क्या काम करती है और क्या यूज करती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो धारिता क्या होती है, देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालते हैं विद्युत धारिता। तो पहले परिभाषा देखते हैं, तो पहले इसका सिंबल देखते हैं। ये अगर पॉजिटिव है तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉइंट बिंदु ए है, ये पॉइंट बी है। तो ध्यान से देखिए कि जो धारिता है वो आवेश को संचय करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो परिभाषा जब आप बनाएं, धारिता की, तो ऐसे बनाओ, विद्युत आवेश को संचय करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं।
यह तो आपकी परिभाषा हो गई कि विद्युत धारिता की अगर आपको परिभाषा है, कहने का मतलब दो चालक प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव तो दूसरी प्लेट पे क्या हो, विपरीत प्रभाव का एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये प्लेटों का जो संकेत है, इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो करंट आता है उस करंट को होल्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि आपके घर में जब लाइट चली जाती है तो वहाँ जो इन्वर्टर बैटरी होती है या इन्वर्टर जो मशीन होती है वो क्या करती है, वो चार्ज होती है बिजली के माध्यम से, और जब लाइट चली जाती है तो वो डीसी कन्वर्ट को एसी कन्वर्ट में रूपांतरण कर देती है। इसको आप बोलते हो इन्वर्टर लाइट। तो ये एज ए इन्वर्टर है, वो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का नाम से पता चलता है कैपेसिटी को होल्ड करता है और बाद में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है डीसी करंट को एसी कन्वर्ट। ये तो आपका होगी विद्युत धारिता। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है और विद्युत धारिता का जब फॉर्मूला बनाते हो तो Q इंटू V, समीकरण नंबर 1, आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है और आवेश और विभवांतर के जो समानुपाती चिन्ह को जब हटाते हैं तो CV लिखते हैं। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। अब जो C है ये एक समानुपाती नियतांक है, जिसको बोलते हैं धारिता। ठीक है। अब ये जो C है, इस C का मान ज्ञात करना अपन को, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन V। तो ये V नीचे चला जाएगा, तो ये धारिता का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक है धारिता का, तो क्या हो जाएगा Q बट्टा V। धारिता को बोलते हैं C से। तो Q तो हो गया आवेश बट्टा विभव। आवेश का मात्रक होता है कूलम, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इनको बोलते हैं फेरेड। तो धारिता का मात्रक आपको पता चल गया, कूलम बट्टा वोल्ट या फेरेड, यह धारिता का मात्रक है। धारिता क्या है, अदिश राशि है और धारिता एक समानुपाती नियतांक है जिसको C से व्यक्त करते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई, यह आपके डायग्राम। अब अगर आपकी इसकी विमा बनानी हो तो कैसे बनाओगे, देखिए ध्यान से। Q अपॉन V, Q की विमा तो आप डायरेक्ट बना लोगे, क्या है A1 T1, और V है विभवांतर। तो आप ध्यान से देखिए, V का जब फॉर्मूला बनाते हैं तो W इंटू Q से व्यक्त करते हैं, तो W की जो विमा है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी। या आप ऐसे कीजिए कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो इसको ऐसे कीजिए Q बराबर W इंटू Q, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर इंटू W। तो विमा डायरेक्ट आ जाएगी a की घात 2 t की घात 2, और यहाँ जाएगी m1 L2 t की पावर -2। अब इस विमा को ऊपर ले जाइए आप, m की घात -1 L की घात -2 और t की घात 4 a की घात 2। यह आपकी धारिता की विमा गई। तो क्या जाएगी -1 -2 t की घात 4 a की घात 1। यह आपकी धारिता का विमा होगी। इस धारिता में आपको बहुत कुछ पता चल गया कि विद्युत धारिता क्या है, विद्युत धारिता की परिभाषा, इसके डायग्राम, इसके मात्रक, इसका फॉर्मूला, इसके सूत्र और इसकी विमा। ये छोटा सा टॉपिक था विद्युत धारिता। अब विद्युत धारिता में अलग अलग प्रकार के इसके पार्ट देखते हैं। अब कई पार्ट में क्या है, गोलीय धारिता ज्ञात करते हैं, किसी में समांतर प्लेट चालक की धारिता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं गोलीय धारिता। तो आपको बेसिक जानकारी मालूम चल गई कि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। यह धारिता का फॉर्मूला है। Q क्या है, एक अदिश राशि है, V भी एक अदिश है, तो C भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है कूलम इंटू वोल्ट या फेरेड। अब इसकी एक परिभाषा भी बनती है, ध्यान से देखिए। परिभाषा क्या बनेगी, C बराबर 1 कूलम 1 वोल्ट, यह किसके बराबर हो जाएगा, 1 फेरेड के बराबर हो जाएगा। तो यह ध्यान से देखिए, जब धारिता को 1 कूलम आवेश देने पर उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उसका मान 1 फेरेड के बराबर हो जाता है। तो आप बहुत आसान से परिभाषा बना सकते हो कि जब 1 कूलम वोल्ट देने पर या 1 कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट की जो वृद्धि हो जाती है, इसी को बोलते हैं 1 फेरेड। ये आप बेसिक परिभाषा डिफाइन कर सकते हो। अब देखते हैं गोलीय
धारिता का छोटा सा सूत्र, वो डायग्राम देखिए कैसे होता है। गोलीय धारिता, या संधारित्र आगे बात करते हैं, बट गोलीय धारिता करते हैं। यह गोलाकार आकृति है, ये 0 से ये R है, या एक समान रूप से आवेश वितरित है। क्यों आवेश R त्रिज्या गोले की एक समान रूप से आवेशित है धारिता, और धारिता का फॉर्मूला C ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखिए इससे क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, यह धारिता के माध्यम से ज्ञात किया आपने। अब आपको क्या मान चाहिए, विभव का मान चाहिए। V क्या, विभव। तो विभव का जब मान ज्ञात करते हैं तो दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपने देखा KQ × R होता है, यहाँ कैपिटल R है तो यहाँ क्या करते हैं अपन, कैपिटल R ले लेते हैं। ये विभव का मान आप इस धारिता में रख दीजिए, तो C बराबर Q × KQ × R, और Q से Q कैंसल, R/K। और आपको पता ही है कि R का जो मान है वो होता है 4πε0। अब ये जो आपका मान आ रहा है तो ध्यान से देखिए, K का मान होता है 1/4πε0। तो ये आपका जो मान है वो डायरेक्टली क्या आएगा, इस तरह से आएगा 1/4πε0, क्योंकि K नीचे है तो ये 1/4πε0, ये संख्या ऊपर चली जाएंगी तो क्या जाएगा 4πε0 कैपिटल R। तो आपकी जो धारिता है गोलीय धारिता, इसको लिख सकते हो C बराबर गोलीय धारिता का जो सूत्र है वो आपके सामने यह जाएगा 4πε0 कैपिटल R। यह आपका गोलीय धारिता का सूत्र है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बना सकते हो। R क्या है, यह गोले की त्रिज्या है, तो आप पृथ्वी की त्रिज्या भी मान सकते हो। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, 6400 किलोमीटर होती है। जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, 6400 किलोमीटर को मीटर की घात 3 में कन्वर्ट करोगे तो यह हो जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर। तो R का मान आपको पता चल गया, K का मान आपको पता ही है। K का मान क्या है, 9 × 10⁹ तो ये क्या है, K का मान 1/4πε0 है, तो ये क्या है, ऊपर है मान, तो ये मान आ जाएगा C बराबर 1/9 × 10⁹ × 6.4 × 10⁶। अब ये संख्याएं कट रही हैं क्योंकि ये पावर में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो ये संख्या कट के नीचे आ गए 3, तो 6.4 × 9 10⁻³ क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका जो मान है वो आ जाएगा 711 × 10⁻³ माइक्रो, या आप इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए फैरेड। तो जो C का जो मान है वो आ जाएगा 6.4 × 9 10⁻³ फैरेड। यह आपका मान आ जाएगा। यह मिली फैरेड बिग बेस, ये इसके बेस में न्यूमेरिकल हो जाएगा, ये डेरिवेशन हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी जब बनाओ तो ऐसे बनाओ, माना कि मूल बिंदु O से कैपिटल R नाम की एक गोलाकार आकृति की त्रिज्या है जिसके ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित है, और धारिता की परिभाषा के अनुसार Q/V, V एज ए विभव है जिसको बोलते हैं विभवांतर, और ये विभव का मान KQ × R से व्यक्त करते हैं। स्मॉल r की जगह कैपिटल R है वो रख दिया, ये मान आपने धारिता के माध्यम से रख दिया, तो आपकी धारिता का फॉर्मूला आ गया 4πε0R। अब इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि R क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, तो 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये मान है, ये मान आप यहाँ रख दीजिए, तो आपकी जो मान है वो टोटल धारिता का मान आ जाएगा। कैलकुलेशन निकाल लीजिए, ये आपका होगा गोलीय धारिता। अब आगे नया टॉपिक पे बात करते हैं समधारित्र। टॉपिक देखते हैं सधारित्र। गोलीय धारिता को यूज करने के बाद अब नया टॉपिक हो जाता है सधारित्र। सधारित्र क्या है, देखो डायग्राम से पहले समझते हैं सधारित्र होता क्या। दो चालक प्लेटें होती हैं, दो चालक प्लेटें क्या होती हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
विपरीत प्रभाव का एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और यह आपके हो गई डायरेक्शन। और यह चालक प्लेट ए है, यह चालक प्लेट बी है, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस है और यह माइनस सिग्मा, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। और इनकी डिस्टेंस है वो डी है, दोनों चालक प्लेट की। अब ध्यान से देखिए आप, संधारित्र की परिभाषा देखिए कि दो चालक प्लेट हो और दो चालक प्लेटें विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित हो और वो अलग दूरी पर स्थित हो या दोनों प्लेट डी दूरी पर स्थित हो, इस युग्म को बोलते हैं संधारित्र। यह तो ऐसे भी सिंपल परिभाषा माने तो ऐसे माने कि दो चालक प्लेटें विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित हो, इस युग्म को बोलते हैं संधारित्र। और संधारित्र की प्लेट पे ए प्लेट पे पॉजिटिव होता है, ये दूसरे प्लेट पे इसके विपरीत प्रभाव का नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं, और इनके जो प्लेटों के मध्य की दूरी है वो डी है, और इस प्लेट ए का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस है और बी का है माइनस सिग्मा। अब इसकी कैलकुलेशन से ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लेट ए का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, या इसको अक्षेत्र पर ले लेते इससे, यह हो गया। और संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चालक प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है V वो देखते हैं। चालक के मध्य विभवांतर V बराबर होता है E गुणा D, ये समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखिए E का मान आपको दिया हुआ है, तो E का मान जब आप देखकर इसमें रखेंगे तो जो विभवांतर है V वो जाएगा E इंटू डी, तो E का मान आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा D, और सिग्मा का मान कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, तो आपका जो विभवांतर आ गया वो Q एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये समीकरण नंबर 3-4। और विद्युत धारिता के सूत्र के अनुसार C बराबर Q अपॉन V, ये समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 का जो मान है वो समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, तो अब C है, ध्यान से देखिए Q, और ये मान रख दीजिए आप Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, तो C निर्वात एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये आपका सूत्र आ गया 6। अब आपको पता गया C समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, और C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन D, और C समानुपाती होते हैं माध्यम की पदार्थ की प्रकृति, माध्यम या पदार्थ की प्रकृति। इन पे निर्भर करता है संधारित्र। तो ये तो आपका संधारित्र है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो ऐसे माना कि दो चालक प्लेट हैं ए व बी, एक चालक प्लेट पे आवेश प्लस क्यू है, दूसरे चालक प्लेट पे आवेश माइनस है, और इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और दोनों चालक प्लेटों की मध्य की दूरी डी है, और चालक प्लेट ए पर प्लस पृष्ठ आवेश घनत्व है और प्लेट बी पर माइनस पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो इसकी करते हैं कि संधारित्र का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्यू नाम का आवेश है, ए है क्षेत्रफल, इन दोनों चालक प्लेट का क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब करें संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करते हैं तो पृष्ठ घनत्व आवेश, यह तो पृष्ठ आवेश घनत्व, ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है,
और चालक प्लेट के मध्य का जो विभवांतर होता है, एक व दूसरी प्लेट के मध्य में जितना विभवांतर उत्पन्न होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तब जाके विभवांतर ज्ञात होता है। तो E/D, ए का मान आपको इस समीकरण से पता चल ही रहा है, ये आपको पता चल गया, ये मान आपने यहाँ रखा, और डी है डिस्टेंस, और डी को डी लिख दिया। E का मान है σ/ε0 और सिग्मा का मान है Q/A, ये मान यहाँ रख दिया। ये आपका V का मान हो गया, और V का मान आपने संधारित्र में रख दिया। संधारित्र में रख के जो संख्या कट रही है, Q से Q कट रहा है, ये मान आएगा ε0A/D। ये आपकी निर्वात या C0 भी बोलते हैं, C0, कि ये निर्वात की विद्युतशीलता को C0 से कहते हैं। अगर M होता तो ये मीडियम हो जाता, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता आ गई ε0A/D। तो इस समीकरण से पता चल रहा है कि जो धारिता है अक्षेत्रफल के समानुपाती है, तो प्लेट का जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी ही धारिता का मान ज्यादा बढ़ेगी, और प्लेट की जितनी ज्यादा दूरी होगी वो धारिता का मान कम हो जाएगा। तो कई बार क्या है, जितनी धारिता को या कैपेसिटर को होल्ड करना होता है तो उसकी जो दूरी है वो कम कर दीजिए, तो धारिता का मान ज्यादा हो जाएगा। देखिए आप इस समीकरण से पता चल रहा है कि जहां D घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और D बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। D का मान कम है तो C का मान बढ़ेगा, C का मान कम है तो D का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अक्षेत्रफल के समानुपाती है, जितना अक्षेत्रफल ज्यादा होगा धारिता का उतनी ही धारिता ज्यादा होगी। और यह माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर करती है, यह माध्यम पदार्थ किस प्रकार का है उसके ऊपर भी यह समानुपाती नियतांक व्यक्त करती है, किस प्रकार का पदार्थ है। यह तो हो गई प्रकृति की निर्भरता कि संधारित्र किन किन पदार्थों पे निर्भर करती है। तो आप लिखो संधारित्र अक्षेत्रफल के समानुपाती, और D है डिस्टेंस, ये चालक प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और पदार्थ के मात्रा की प्रकृति पे निर्भर करती है, वो किस प्रकार की प्रकृति है। ये तो हो गए इसके गुणधर्म, ये आपका हो गया सूत्र, और ये हो गया डायग्राम। ये थ्योरी बनाकर आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। तो ये समांतर प्लेट धारिता होगी। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इस तरह का डेरिवेशन हो जाएगा, समांतर चालक प्लेट की धारिता, समांतर चालक प्लेट की धारिता, ये आपका इस तरह का डेरिवेशन आ जाएगा। सिंपल धारिता का फॉर्मूला आप इस तरह से बना सकते हो। अब इस धारिता में क्या माध्यम में रखेंगे, निर्वात में रखेंगे, अलग अलग टी मोटाई की परत रखते हैं तो इनके अलग अलग गुणधर्म निकल के आएंगे। तो ये आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर इस माध्यम में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। दूसरी बात है, जो मेरा चैनल है, इस चैनल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है कि एक तो प्लेलिस्ट का निर्माण किया चैनल के अंदर। तो जो भी आपको जो वीडियोज मिल रही, जैसे फर्स्ट चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे संबंधित सारे के सारे वीडियो वो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। अब ये दूसरा चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव व धारिता, इसके वीडियो अपलोड करते जाएंगे और ये दूसरे चैप्टर में अपलोड हो जाएंगे। इसी तरह तीसरा चैप्टर जब शुरू होगा तो तीसरे चैप्टर के वीडियो शुरू कर देंगे। और 11th क्लास के अलग चैप्टर चल रहे हैं तो 11th क्लास की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी। जो 11th क्लास में जो रेगुलर चल रहे वीडियो वो आपकी विमा चल रही, उनसे संबंधित क्या वो 11th क्लास की प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। और मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है ऐसे है, अरुण मेला फिजिक्स, यह तो मेरा यूट्यूब का चैनल है, लिख देता हूं। और मेरे जो ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो है फिजिक्स यूट्यूब चैनल। इसके जो व्हाट्सएप जो नंबर है मेरे वो है 6350285452। इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो पूछ सकते हो। और वीडियो के नीचे आप कमेंट के माध्यम से कोई अगर आपको टॉपिक है या कोई मेरी तरफ से कोई टॉपिक छूट जाता है या कोई आपको अदर टॉपिक पढ़ना हो या डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हो। और इस तरह से रेगुलर वीडियो आपके पास आती रहेंगे। और ये दूसरा चैप्टर आप पढ़ने की भी कोशिश करें और साथ साथ इसके बारे में थोड़ा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। और आप कमेंट्स के माध्यम में प्रश्न छोड़ा करें, इससे हमारे को भी सीखने को मिलेगी कि क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्या चीज़ें नहीं छूट रही और क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो। और रेगुलर आप अध्ययन करोगे तो ये चीज़ें इतनी ईजी हो जाएंगी आपके लिए
और मेरा तो यही कहना है, आप रेगुलर पढ़ें और अच्छी चीज़ें सीखते जाइए और लगातार वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और जो भी कोई चीज़ की समस्या आ रही है वो कमेंट्स के माध्यम में डाल दीजिए। थैंक यू।